नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे टॉक शो में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे जी हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप हर मुद्दे पर विभाग बातचीत करते हैं। आइए हम राकेश पांडे जी से मुलाकात करवाते हैं। राकेश सर, सबसे पहले तो मेरे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये कोरोना संकट जब से लगा हुआ है तब से आपको क्या लगता है न्यायिक प्रक्रिया कितनी प्रभावित हुई? देखिए, कोरोना संकट आने से कोई भी इंस्टीट्यूशन अछूता नहीं है और जुडिशरी भी अछूती नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित है। लेकिन इसी उस पे अगर आप देखा जाए तो इस संकट के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं है, बंद नहीं है और अभी भी बेल या इस टाइप की चीजें जहां पे कि बहुत जरूरी जो बहुत अर्जेंट है उनका कार्य होता रहा है। और सबसे खुशी की बात यह कि हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिजिकल फंक्शनिंग में लीड ली है। पूरे हिंदुस्तान में आज के तारीख में शायद कोई न्यायालय और है नहीं जहां पे फिजिकल फंक्शनिंग हो रही है। और हम लोग ऊपर वाले के दया से 1 महीने से 12 जून से हम लोग यहाँ फिजिकल फंक्शनिंग हो रही है और बड़ी अच्छी हो रही है। सर, एक चीज हमने देखा कि हाईकोर्ट ने पहले जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन भी हियरिंग की व्यवस्था चालू किया था, जिसमें तमाम अधिवक्ता ऐसे थे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। कहीं नेट की प्रॉब्लम होती थी तो कहीं जो है उनके पास सुविधा नहीं होती थी। तो ऑनलाइन हियरिंग में नहीं लगा कि जो है दिक्कत आई? देखिए, ऑनलाइन हियरिंग जो है एक आपातकाल में एक तरीका सोचा गया और उसके लिए हम लोग जो है न तो बहुत तैयार थे और न हम लोग बहुत ट्रेंड थे। अब करीब करीब 2-3 महीने हो गए हैं, फंक्शन भी इवॉल्व कर गया है, हाईकोर्ट भी उसको जो है समझ लिया है, वकीलों ने भी समझ लिया है। तो धीमे धीमे जो है अब स्थिति बेहतर हो गई है और आपातकाल में जब भी कोई नए निर्णय होते हैं तो थोड़ा समय लगता है। बाद में धीमे धीमे जिसको कहा जाता है टीदिंग प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। अच्छा सर, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए आप ये बताइए, आजकल जो आप सिचुएशन देख रहे हैं कि तमाम संवैधानिक या कानूनी जो संस्थान हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, खास तौर से पुलिसिया कार्रवाई में, क्या आपको नहीं लगता कि आईपीसी की धाराओं और सीआरपीसी प्रक्रिया में जो है व्यापक बदलाव होना चाहिए इस देश में? मनोज जी, मेरा अपना मत ये है कि जो सिस्टम हमारे पास है उसमें बहुत कमी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं उनमें कमी है। यदि बदलाव लाना है तो सिस्टम में जो मजबूत लोग हैं, जो सिस्टम्स के लीडर्स हैं, उनकी मानसिकता में, उनकी सोच में और उनकी समझ में। सर, ये पर्सनल बदलाव तो नहीं ला सकता ना, कोई किसी का व्यवहार तो नहीं चेंज किया जा सकता। ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप रिक्रूटमेंट के बेसिस समय पे आज के तारीख में जैसे कोठारी कमीशन, आईएएस, पीसीएस ने भी करीब करीब वही जो है लागू कर दिया। कहीं भी कोई भी साइकोलॉजिकल असर्टेनमेंट नहीं होता है फॉर कॉम्पिटेंस फॉर द जॉब, एफिकेसी फॉर द जॉब या एबिलिटी फॉर द जॉब। यानी एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का एप्टीट्यूड नहीं है, मात्र सिर्फ एक इम्तिहान आप क्वालिफाई कर लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर में भी हो सकता है कि आपके लिए पुलिस का एप्टीट्यूड ना हो, लेकिन क्योंकि आपका नंबर ऐसा था इसलिए आपको पुलिस विभाग मिल जाता है। आप आर्मी में देखिए, आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है और अब साइकोलॉजी बहुत डेवलप कर चुकी है। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं पे जो हम लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उस पर रीथिंक होना चाहिए, रिविजिट होना चाहिए और शायद कोशिश ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति, उस पद के लिए सबसे पात्र व्यक्ति या उस काम के लिए जो पात्र व्यक्ति है, जो कि साइकोलॉजिकली उस काम के लिए फिट है, उसका रिक्रूटमेंट हो। एग्जाम जरूरी है। नहीं, ये जो समस्याएं आती हैं, तमाम कानूनों पे सवाल उठता है, तो ये पात्रता की कमी है या कानून की खुद की कमी? नहीं, कानून की कमी तो मुझको लगती नहीं है। आज भी आप देख लीजिए तो कोरोना में, इतने बड़े पैंडेमिक में 188 आईपीसी से ही हम लोग सब चीज कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कानून की कमी है, बहुत ही जो है व्यापक कानून है। जो नई टेक्नोलॉजीज थी जिनको कि अंग्रेजों के समय में या 1861 में 63 में जब ये कानून बने तब जो नहीं थी, तो आईटी एक्ट आया, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट हुए उनके लिए अलग से एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया। तो सोसाइटी और पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर
जैसे जैसे आवश्यकता होती है अपने कानून बनाती रहती है। वो कानून कभी आपको कम दिखेंगे, कभी ज्यादा दिखेंगे, और फिर जब आवश्यकता होगी तो फिर नए कानून आएंगे, कानून बदलाव होगा, अमेंडमेंट्स होंगे, मॉडिफिकेशन होंगे, नए आवश्यकता अनुसार कानून बनता रहेगा। हर समय ये परेशान है ना कि कानून बदल देना चाहिए। कितना कानून बदलिएगा? हर कानून आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 400 साल पुराना है और उसमें संशोधन बहुत कम है। हमारा 70-80 साल पुराना है, लेकिन हम 100 से ऊपर संशोधन है। तो सिर्फ संशोधन कर देने से सिस्टम नहीं समझ लेगा। सिस्टम को चलाने वाला व्यक्ति, आपको रोल्स रॉयस में दे दूं और गाड़ी आपको चलाना नहीं आता है तो आपकी रोल्स रॉयस आपके लिए बेकार है। तो मेरा ये मानना है कि कानून की जहां यथा आवश्यकता है, अगर बदलाव की आवश्यकता है तो होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि मूलभूत तरीके से जिन लोगों को कानून लागू कराने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आप नियुक्त करते हैं, उनको उस पद के लिए, उस काम के लिए उनपे एप्टीट्यूड होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, और इस पे कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के समय ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज आप और बताइए, भारत में इधर कई ऐसे इनकाउंटर हुए जो याद किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में था, कुछ लोग जेल से कूद के भाग रहे थे, 6 लोगों को मार दिया गया, मतलब इनकाउंटर हो गया। हैदराबाद में इसी तरीके से एक रेप के 4 आरोपियों की जो है इनकाउंटर हो गया। इधर जो है यूपी में जो है 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद जो है कई इनकाउंटर हुए, विकास दुबे का भी हुआ। हर इनकाउंटर पर कुछ न कुछ सवाल उठे हैं। मैं कहता हूं कि राकेश पांडे जी इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर आप मैं ये मानता हूं कि ये एनकाउंटर एज स्टेट पॉलिसी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, रूल ऑफ लॉ के लिए अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में भागे हुए थे, एनकाउंटर हुआ, जिस सर्कमस्टांस में हुआ और जिन लोगों का हुआ उसकी वजह से संदेह और संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। मद्रास में कस्टोडियल डेथ थी। विकास दुबे के भी मामले में अन्य लोग जो भी थे वो फरार अभियुक्त थे और उनका एनकाउंटर हुआ। हो सकता है कि जो है सही हो, लेकिन उस मुकदमे से कनेक्टेड जितने लोग थे सब एनकाउंटर में ही मार दिए जा रहे हैं। विकास दुबे कस्टडी में है और मार दिए जा रहे हैं, तो संदेह और संशय तो उत्पन्न होना है। और कस्टोडियल डेथ हमेशा, कोई भी कस्टोडियल डेथ है उसमें पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा भार है ये बताने का कि ये कस्टोडियल डेथ इनोसेंट है या इसे बोनाफाइडी है, ये हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाज में अनेकों प्रकार के लोग होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन सरकार में और विकास दुबे की सोच में अगर फर्क नहीं रह जाएगा तो हम लोगों का समाज, हमारा लोकतंत्र, हमारी राष्ट्रीयता सब जो है वो परेशानी में और खतरे में आ सकती है। मनोज जी, मैं पर्सनली, मेरा ये मत है कि लगता बहुत अच्छा है, कुछ लोग फूल भी चढ़ा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जब आप पुलिस को ये लाइसेंस देते हैं तो कोई एक समय आ सकता है जबकि वो पुलिस आपके लड़के को, आपके परिवार वालों को भी ले जा सकती है। हर व्यक्ति को अलग है। तो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने गलत किया है उसकी फेयर ट्रायल होगी, बिल्कुल ट्रायल के बाद सजा होगी। ये जो सिलसिलेवार चल रहा है, ये दिखाना कि साहब जो है अगर पुलिस पे हाथ उठाओगे तो हम गोली मार देंगे, ये हमको नहीं लगता है कि ये बड़ी, पुलिस में तो कहीं गलत हो सकती है, पुलिस गलत हो सकती है। और ये निर्णय लेने वाला कौन हो सकता है कि किसको जो हम जिंदा रखेंगे, किसको मारेंगे? इसके लिए एक सिस्टम बना है, जुडिशरी है, एविडेंस वे करती है और उसके बाद सोचती है। उसके लिए जो है 100 साल में हम लोगों ने प्रिवी काउंसिल से लेके और फिर उसके बाद अपने सुप्रीम कोर्ट के उसमें नॉर्मली कैपिटल पनिशमेंट के बारे में अब हम लोग का ये विचार है कि जनरली कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना, फांसी सजा समाप्त करने। मॉडर्न पनिशमेंट की थ्योरीज की थिंकिंग ये है, लेकिन यदि पुलिस बहुत से देशों में मृत्युदंड बहुत जगह पे खत्म है, हमारे यहाँ भी जो है इस पे डिबेट और चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा मानना है ठीक है, मृत्युदंड अगर है भी तो उसको देने के लिए सक्षम व्यक्ति न्यायालय है। बिल्कुल। यदि पुलिस को, आर्मी को या किसी भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये पार दे दिया जाएगा कि अब आप तय करेंगे कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, ये तो मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दर्दनाक भी है और परेशानी का ये एक सवाल है जो आज बहुत बड़ा है। हाँ, और इस मनोज जी, मुझको तो लगता है कि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जनमानस इन सब चीजों पे या तो अप्रिशिएट कर रहा है या मूक सहमति दे रहा है और नहीं तो भयवश चुप है। यही 3 चीजें दिख रही हैं इतने बड़े मामले में। मैंने देखा कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं ट्विटर पे, नहीं सोशल मीडिया पर तो सपोर्ट भी हो रहा है, बहुत गुस्सा भी लोग जाहिर कर रहे हैं। बाकी मैंने बड़ा इंटेलेक्चुअल्स को देखा तो वो लोग थोड़ा सा भयवश चुप हैं, आवाज नहीं बोलना चाहते हैं। जो लोग बोलने के इच्छुक भी हैं वो घबराए हुए हैं।
और बाकी जो है, जो चुप हैं और न घबराए हैं जिनको कोई, तो मैं ये मानता हूं कि उनकी भी मूक सहमति है। ये एक चिंताजनक बात है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी लिबर्टी के लिए, राइट टू लाइफ के लिए, ये सब बड़ी परेशानी की चीजें हैं। लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग शायद जो है अपने में इतना जो है आत्म केंद्रित हो गए हैं कि दूसरों के बारे में सोचना सोचते हैं, ये जरूरी है। राकेश पांडे जी से बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पांडे जी, एक चीज और होती है, जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो अभी बना हुआ है, इसकी पारदर्शिता पर समय समय पर लोग सवाल उठाते हैं। एक बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष रहते हुए ये बार की क्या सोच है इसकी पारदर्शिता पर, जजों की नियुक्ति के, खासकर कॉलेजियम के माध्यम से? देखिए, कॉलेजियम एज अ सिस्टम बहुत बुरा नहीं है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो लोग उस सिस्टम को चला रहे हैं उनकी सोच स्वच्छ हो, पारदर्शी हो, तो कॉलेजियम बुरा सिस्टम नहीं है। लेकिन धीमे धीमे हम लोग का अनुभव यह हुआ कि कॉलेजियम की वजह से शायद जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स सीमित हो गए कुछ जुडिशियल फैमिलीज में या उन लोगों से रिलेटेड लोगों में। और हमारे ख्याल से जो आपत्ति मेजर है कॉलेजियम सिस्टम पे वो यही है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में पात्रता की जगह नहीं, एक उसमें मेंबर जो है, और तो सब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वरिष्ठ 3 अन्य जज हैं और लॉ मिनिस्टर, ये सब, 1-2 जो बाहर के कैंडिडेट होते, बाहर के जो सदस्य होते हैं कॉलेजियम में। बाहर का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। नहीं, न्यायिक नियुक्ति आयोग में, देखिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग में बाहर का सदस्य डालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वो आयोग आया नहीं है और अभी वो एक प्रोपोजल स्टेज पे है, पॉलिसी स्टेज पे है। और मेरा अपना मानना यह है कि वो जजेस ट्रांसफर केस के बाद से जो न्याय की हमारे यहाँ इस समय अवधारणा है जजेस के अपॉइंटमेंट को ट्रांसफर को लेके, उसमें शायद हमको नहीं लगता है कि ये संभव है। आज की तारीख में कॉलेजियम सिस्टम है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या बार से जज की नियुक्ति के लिए जो कि अधिवक्ताओं का एक संघ होता है बार, क्या उससे राय नहीं ली जानी चाहिए? सरकार को नहीं लेनी चाहिए कि हाँ कौन योग्य हो सकता है? बिल्कुल जो है बार एसोसिएशन से या बार के लीडर से, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट से चर्चा होनी चाहिए, कुछ न कुछ संवाद होना चाहिए। और पहले जो हमारे को बताया गया है कि चीफ जस्टिस कंसल्ट करते थे, वाइडर कंसल्टेशन होता था और तब जो है नाम भेजे जाते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। और ये हाँ, मेरा ये मानना है कि, और ये इस पे चर्चा जब होती है तो कहा जरूर जाता है कि हाँ ऐसा करेंगे, लेकिन क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ, शायद कन्वीनियंट ना हो। सर, आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, बार एसोसिएशन और बेंच में, बार और बेंच, यानी बार कैसे बेंच के बीच में जो है एक सामंजस्य बैठाता है? कोई, देखिए, किसी भी सिस्टम के चलने के में कई चीजें हैं, है ना। ये इसको अक्सर जो है कहा जाता है चैरियट। उसमें रथ भी है, चक्के भी हैं, चलाने वाला भी है, चक्कों में भी स्पोक्स हैं। बिल्कुल। तो हर चीज जो है एक कहीं ना कहीं पे सब में जो है एक दूसरे पर निर्भर होने की रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप में अगर सामंजस्य नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। लेकिन यह है कि हाँ, ये एक दायित्व है और सिस्टम के हर पार्ट का एक दायित्व है कि वो ये समझे कि सिस्टम को चलाना आवश्यक है। फाइनली जुडिशरी जो है वो लिटिगेंट के लिए है, न वकील के लिए है, न जज के लिए है, न हमारे मुंशी के लिए है, न हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए, वादकारी के लिए है जो आता है अपने अधिकारों के लिए। और अगर उसको हम लोग जो है मजबूती से न्याय नहीं दिला पाते तो वहां पे हमारी कमी है। और उसको न्याय दिलाने के लिए अगर सामंजस्य बैठाना है, समन्वय बैठाना है, तो एक दूसरे पे हमको निर्भर रहना पड़ेगा, एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा और सामंजस्य बैठा के ही काम करना पड़ेगा। जी, अधिवक्ता लोग एक आरोप लगाते हैं कि बार जो है वो कनिष्ठ अधिवक्ताओं का ख्याल नहीं रखता है। एक बार एसोसिएशन के बड़े, एशिया के बार एसोसिएशन में से भी सबसे बड़े बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में राकेश पांडे जी से जानना चाहेंगे कि कनिष्ठ अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके आय के लिए जो है बार क्या करता है?
मनोज जी, बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं का संगठन है, उनके हितों की रक्षा के लिए। जी। बार एसोसिएशन किसी को मुकदमा नहीं दिला सकता है। बार एसोसिएशन किसी वकील को उसके मुकदमे की बहस नहीं कर सकता है। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम अपना मुकदमा लाते हैं और अपना बहस करते हैं। हमारा संगठन हमारे उन हितों की रक्षा करेगा जो कि संगठन से जुड़े हैं या सामूहिक हैं। और उस मामले में मेरा मानना यह है कि बार एसोसिएशन शायद जूनियर वकीलों के लिए या जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जितना सक्रिय रहती है उतना सीनियर्स के लिए नहीं। उसका दो कारण भी है। सीनियर्स नॉर्मली जो है सब बड़े मजबूत लोग हो जाते हैं। जब आप 30 साल वकालत कर लेते हैं तो आपको फिर बहुत संगठनात्मक सपोर्ट की जरूरत भी नहीं रहती। तमाम आपके पास अपने जो है बड़े सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी आप देखिए कोरोना में हमको मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। 80 लाख रुपए हमने बार एसोसिएशन ने जूनियर अधिवक्ताओं को, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 10 साल से कम जिनकी प्रैक्टिस रही है उन लोगों को दिया गया। और क्योंकि हमारे क्लेमेंट्स बहुत हो गए थे तो हम 2,000 दे पाए। जब 4,000 आदमी को दीजिएगा तो आपकी भी अपनी जो है, हम लोग नोट नहीं छाप सकते हैं, तो जो हमारे पास संसाधन थे उसमें हमने दिया, लेकिन दिया गया। और आपको जान के ये खुशी होगी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे पहले दिया, अन्य लोगों से पहले हमारे बार एसोसिएशन ने ये मदद की। बाकी किसी भी अधिवक्ता को कोई भी जरूरत रही नहीं सर, आर्थिक तो ठीक है, जैसे कभी कभी लाइब्रेरी संबंधित जरूरत होती है। मैं कभी कभी इसी पे आ रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं, लय को आप हमारे यहाँ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में लाइब्रेरी है जिसमें सिर्फ जो है जूनियर वकीलों ही को मैंने इस्तेमाल करके देखा है। और एक नहीं, हमारे 3 लाइब्रेरी है। हमारी ई लाइब्रेरी है और पूरी कंप्लीट ई लाइब्रेरी है जिसमें कि एससीसी ऑनलाइन है, जो कि सबसे स्टैंडर्ड मतलब ई जर्नल है, जिसको कि कोर्ट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सबसे स्टैंडर्ड ई जर्नल है। उससे हमारी सुसज्जित लाइब्रेरी है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। केस फाइंडिंग के लिए हमने ई काउंटर्स खोले हुए हैं, इतने विंडोज सफिशिएंट हैं कि लोग जो है वहां पे ढूंढ लेते हैं। ये हमारी कमी ये है कि शायद इसकी हम लोगों ने चर्चा, परिचर्चा या इसका जो है बहुत हम लोगों ने पब्लिकेशन नहीं किया। बट आप अधिवक्ताओं से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि ऐसा नहीं, बार एसोसिएशन अपने स्तर से कम पढ़ाई लिखाई के मामले में भरपूर सपोर्ट देती है। चलिए सर, कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, उसको शॉर्ट करते हुए एक जानकारी और दीजिए। कभी ऐसा भी होता है सर कि बेंच किसी मैटर पे बार से सलाह ले? आवश्यकता आने पे बिल्कुल बेंच लेती है। जैसे कोरोना ही का है मान लीजिए, अब इसमें कैसे चलाया जाए, खोला जाए न खोला जाए, तो भी जो भी कमिटीज बनी उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का जो है इससे पूछा गया, हम लोगों को पार्टिसिपेट कराया गया। तो ये तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टम है और सिस्टम को चलाने के लिए पहिया है तो सहयोग करते रहे। और शायद जो है जो फीडबैक हम देते हैं, जो हम डिमांड्स करते हैं, वो अधिकांश मेरे ख्याल से हर उस पे फीडबैक पे या डिमांड पे अभी तक मेरा जो अनुभव है कुछ न कुछ सक्रिय और कुछ न कुछ जो है सार्थक होता है। चलिए सर, अब राजनीति पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति आती है। राकेश पांडे 2 बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, क्या अगला चुनाव विधानसभा लड़ने का उनका कोई विचार है? मेरा ये मानना है कि मैं राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हूँ और जब भी मुझको ऐसा मौका मिला तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। दायित्व देना और जिम्मेदारी देने वालों को ये सोचना है कि वो मैं उस लायक हूं कि नहीं। तो क्या आप किसी पार्टी में हैं या नहीं राजनीति? फिलहाल तो मैं जो है भाजपा से जुड़ा हुआ हूं और मैंने मेंबरशिप भी ली थी, लेकिन जहां तक टिकट या कंटेस्ट करना ये मेरा अपना विचार है। बाकी इस चीज को आगे बढ़ाना है तो ये दायित्व देने वालों का है, इसमें जो है कुछ कहना उचित नहीं हो। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार को 3.5 साल का कार्यकाल इनका बीत गया है। राकेश पांडे जी एज नेता के रूप में इस सरकार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? मेरा मानना यह है कि जिन परिस्थितियों में सरकार आई उनको अगर आप देखें तो 2015-16 की जो परिस्थितियां थी उनको देखते हुए एक जनमानस में जो करप्शन के विरुद्ध एक हम कहेंगे कि उत्तेजना थी, इस सरकार में कुछ शायद जो है करप्शन से हम लोगों को राहत है।
लॉ एंड ऑर्डर में भी मेरा मानना यह है कि बाकी सरकारों से बेहतर रहा है, लेकिन आज भी जो है हमारे ख्याल से इस महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो मान लिया आपने, भ्रष्टाचार पे तो मेरा मानना यह है कि इनका हमारे भाजपा की सरकार का, लेकिन देखिए महंगाई एक सत्य है जिसको कि डिनाई नहीं किया जा सकता है, और इस पे जो है कहीं ना कहीं हमारे अर्थशास्त्रियों को, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को, और महंगाई में आपको ये बता दें कि स्टेट की सरकार से ज्यादा हमारे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है नीतियों का असर होता है। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो रहे, हर चीज, लेकिन अब वो कुछ समस्याएं हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो है, अब कोरोना आ गया, कोरोना ने ऐसा कर दिया कि मुझको लगता है विश्व भर की आर्थिक स्थितियां जो है कोलैप्स के कगार पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये परेशानियां तो ही हैं, और इनको फोर्स मेजोर कहा जाएगा या एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा, इन पे आप किसी आदमी के ऊपर जो है ब्लेम नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल। सर, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है, आपका अनुभव क्या कहता है कि 2022 में भाजपा रिमेन कर जाएगी या कुछ बदलाव हो जाएगा प्रदेश में? मनोज जी, राजनीतिक रूप से तो मुझको आपके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, कहना चाहिए बदलाव नहीं होगा कुछ, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये अभी हम लोग 2020 में है, 2022 अभी बहुत समय है जी, और इस समय कोई टिप्पणी करना जो है ये उचित नहीं होगा, ईमानदारी की टिप्पणी नहीं होगी। बाकी मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते या उसका मेंबर होने के नाते ये कह दूं कि हाँ, 2022 जो है, 2022 की शुरुआत में, आई मीन इन जनवरी, फरवरी, 2 साल नहीं सर, 20 तो कोरोना खा गया, 20 तो खत्म ही होने वाला है, 7वां महीना चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है कि 2020 लगा। आप सही कह रहे हैं। 2021 आखिरी साल रहेगा और लोगों की तैयारियां चालू हो जाती, तो सिचुएशन पता लगने लगता है। बहरहाल, हम एक फिर हाई कोर्ट की तरफ आते हैं। सर, ये बताइए, मुकदमे इतने लंबे समय तक चलते हैं, इसके लिए वादी, प्रतिवादी, अधिवक्ता, बेंच, कौन जिम्मेदार होता है? क्यों इतना लंबा? क्या जांच करता? आपसे सबसे पहले एक भ्रांति आपकी में जो है, आपकी क्या ज्यादातर सभी लोगों की भ्रांतियां हैं किस समय। देखिए, न्यायालय में न्याय होना आवश्यक है। यदि न्याय दिलाने में समय लगता है तो आप ये कहिए कि नहीं, त्वरित न्याय दिला दीजिए। त्वरित न्याय में जो है न्याय होता नहीं है, सिर्फ त्वरित रह जाता है ना, डिस्पोजल होता है, न्याय नहीं होता है। तो आप पहले तो इस भ्रम को बाहर कर दें और ये मान के चलें कि यदि न्याय होना है तो समय लगेगा। हम लोग एक विशाल देश हैं, जनसंख्या विशाल है और धीमे धीमे आर्थिक रूप से लोग समृद्ध हो रहे हैं। पहले जो लोग अपने मुकदमों को नहीं लड़ पाते थे वो भी मुकदमा लड़ने में सक्षम हो गए, और ये एक अच्छी बात है कि आज जो है जागरूक लोग हैं, मुकदमा केस की संख्या ज्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली जो है केसेस की संख्या बढ़ गई है। कॉम्प्लिकेटेड केस होंगे तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई जल्दी कर दो, भले ही जो है गलत करो। मेरा मानना है कि अगर जो है सही करना है तो थोड़ा समय लग सकता है। ये एक बड़ा आसान सा हो गया है कि उसमें जो ढूंढा जाए कि जजों की गलती से है, वकीलों की गलती से है, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि हम सबका प्रयास होना चाहिए कि विलंब न हो, अकारण विलंब नहीं होना चाहिए कि वकील एडजर्न करा रहा है, जज साहब कोर्ट नहीं मैं जानना चाह रहा, अगर इस टाइप ज्यादा कौन जिम्मेदार होता, वादी, प्रतिवादी या बेंच? मेरा मानना यह है कि जो हमारे यहाँ सिस्टम है, एडवर्सरियल लिटिगेशन का सिस्टम, उसमें कुछ न कुछ विलंब तो आवश्यक होगा। बाकी कुछ विलंब ऐसा है जिसमें कि कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे जजेस को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, और हमारी सरकार को भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे यहाँ 160 जजेस की वैकेंसी है, 110 लोग काम कर रहे हैं, और अगर 160 अपॉइंट कर दिए जाएं तो उनके बैठने की भी स्थिति नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, और सरकार को मालूम है कि मुकदमे इस रेट से बढ़ रहे हैं। तो यदि 2025 में आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमको कितने मुकदमे बढ़ेंगे और कितने जजेस की जरूरत होगी, और उसके हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक सतत प्रोसेस में चलते रहना चाहिए। मैं ये कह रहा था, सही है, आप एक अधिवक्ता होने की वजह से कह रहे हैं कि कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है, कुछ समय 10 साल 20 साल का भी होता है। अभी कुछ ऐसे जमानती हैं जो सन 80 के जमाने की हैं, आज उनके जमाने पे बहस हो रही है। आप सही कह रहे हैं कि 1980 की अपीलें भी हमारे यहाँ पेंडिंग है। हाँ, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मतलब ये कुछ समय नहीं हुआ। इसलिए है कि 1980 में अगर अपील में कोई आदमी मान लीजिए कन्विक्ट हुआ था, उसकी अपील पेंडिंग थी और वो बेल उसकी हो गई थी, तो आज उसका फिर से अपील अगर मान लीजिए उसकी
खारिज होती है और उस आदमी को आप जेल भेजते हैं, तो शायद वो 60-65 वर्ष का हो गया हुआ, हो सकता है 80-90 वर्ष का हो गया हो, तो उसके साथ भी बहुत न्याय नहीं हो पाएगा। और जिसके साथ क्राइम हुआ था उसके साथ इसलिए नहीं कि जो है जिसने क्रिमिनल था वो 40-50 साल से जो है बिल्कुल सजा से बचा हुआ। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना में भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ नया कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें क्रिमिनल अपील्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। स्पेशल बेंचेस सिर्फ क्रिमिनल अपील के लिए कम से कम 7 या 8 बेंचेस बनाई गई हैं। तो हमारे ख्याल से हम लोग भी अवेयर हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो संख्या है, जिस संख्या में अपीलें हमारे यहाँ फाइल होती हैं उसकी 1/3 अपील डिसाइड नहीं हो पाती है रोज, और वो विलंब नहीं है, उसमें न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें सुनवाई मिला के कुछ ऐसी व्यापक सुनवाई होनी चाहिए, ऐसे व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए, ऐसे व्यापक नियुक्तियां होनी चाहिए कि ये समस्या सॉल्व हो। नहीं तो फिर ये कुछ समय 10-20 साल में कन्वर्ट होना। मैं पूर्णतः सहमत हूँ। साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की नियुक्तियां हों जो सक्षम हों, जानकार हों, तो शायद हमारी न्यायिक प्रक्रिया और जो है स्पीड अब की जा सकती है। चलिए सर, राजनीति पर ही हम लोग रहते हैं। 2 क्वेश्चन मेरे और हैं। क्लोजिंग के पहले एक सवाल है, वर्तमान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी शपथ नहीं ले पाई है और कहा जाता है कि सारा पावर एल्डर कमेटी के पास में है। कुछ लोग इसको बार बार मांग करते हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग डालते हैं कि जो है जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब तो फिजिकल अपेयरिंग भी होने लगी है आपके हाई कोर्ट में, तो ये शपथ ग्रहण समारोह में देर क्यों हो रही है? मनोज जी, इसके बारे में मैं कुछ बताने में सक्षम नहीं हूं। इसको एल्डर्स कमेटी का काम है, आप एल्डर्स कमेटी से पूछें। मेरा भी लेकिन मानना यह है कि मैं तो आज की तारीख में परिस्थितिजन्य अध्यक्ष हो गया हूं, है ना। मेरा कार्यकाल समाप्त है, नई कार्यकारिणी आ गई है, उनका जो है चुनाव हो चुका है, डिक्लेरेशन हो चुका है, उनको कार्य मिलना चाहिए। बिल्कुल ये उचित नहीं है। कल जो है कोरोना की वजह से, ठीक है, अगर कोई परेशानी है, आम सभा नहीं हो सकती है, तो ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी में आप जो है रजिस्ट्रार को सिर्फ ये लिख के भेजना है कि भाई ये अध्यक्ष हो गए हैं, ये सेक्रेटरी हो गए, ये कार्यकारिणी है, और मैं उसमें जो है ऑनलाइन रिपेयरिंग हो सकती है, इंटरनेट से सब कुछ हो सकता है, तो ऑनलाइन तो नहीं लगता है कि, और अगर सिर्फ मात्र इसलिए जो है कार्य नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जनरल हाउस नहीं हो रहा है, तो जनरल हाउस तो आने वाले कई साल नहीं होगा, कई महीने नहीं होगा, कई महीने क्या हमको लग रहा है कई साल जब तक कोरोना नहीं समाप्त हो। ये तो उचित नहीं है। मेरा मानना है कि इसको जल्दी इनको करना चाहिए। चलिए सर, मेरा अंतिम सवाल है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, आप वर्तमान परिदृश्य, चाहे वो राजनीतिक परिदृश्य हो या न्यायिक परिदृश्य हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान परिवेश में, यानी कोरोना के लॉकडाउन के इस परिवेश में आप कह रहे हैं, या मैंने न्यायिक या राजनीतिक सब मिला के जिस विषय में भी आप वर्तमान बारे में बोलना चाहें, 2 मिनट में बात करें। मैं फिर यही कहूंगा कि हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, और नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी पद के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति का ही जो है अपॉइंटमेंट हो। जब तक ये हम लोग नहीं अपने सुधारेंगे, तब तक हम लोग की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये हर सिस्टम में ये परिस्थितियां ऐसे ही चलती रहेंगी। सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत। अभी आपने देखा हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे जी थे। राकेश पांडे जी का कहना है कि उचित व्यक्ति का चुनाव और उचित व्यक्ति की नियुक्ति ही जो है सिस्टम में सुधार ला सकता है। उन्होंने हाल ही में हुए इनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि जब न्यायालय है और सिस्टम है तो इस तरीके का कानून हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, न्याय जो है न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए। बार एसोसिएशन के बारे में बात करते हुए राकेश पांडे जी ने कहा कि जब चुनाव हो चुका है, रिजल्ट क्लियर हो गए हैं, तो नई कार्यकारिणी को शपथ दिला देना चाहिए। चलिए, हम आपको ऐसे ही अन्य शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।